ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जब जो है सम संख्या हो तो हमेशा एक घटाना होता है। विषम आए 360 को थीटा से भाग देने पर विषम की कंडीशन आए तो कब घटाएंगे? जब सममित स्थिति वस्तु की होगी। और कब नहीं घटाएंगे, कब वही आंसर होगा जब कुछ ना लिखा हो या असममित लिखा हो। इसका विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। ऋतिक सिंह कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए तो ये सब कराया जा रहा, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। जूल भी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। न्यूटन मीटर भी होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। लेकिन ये जो मेगावाट है ये शक्ति का मात्रक होता है, ये पावर का होता है। और 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होता है। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक पहला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, है ना। दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं। उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समयों का अनुपात। अभी हमने बताया था थोड़े दिन पहले, यदि किसी वस्तु को धरातल से, ग्राउंड से H हाइट से ड्रॉप करते हैं, H ऊंचाई से छोड़ते हैं, तो उसे ग्राउंड तक पहुंचने में लगा समय T बराबर होता है √2h/g। T बराबर √2h/g। इसका मतलब समय डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई से आप ड्रॉप किए हो। T समानुपाती वर्गमूल h, T समानुपाती वर्गमूल h, तो T1/T2, T1/T2। पहले वस्तु को H1 हाइट से, दूसरे वस्तु को H2 हाइट से। पहले वस्तु के द्वारा लिया गया समय T1, दूसरे वस्तु के द्वारा लिया गया समय T2, तो T1/T2 बराबर √H1/H2, अंडर का H1/H2। इसका विकल्प नंबर ए होगा, √H1/H2। ये भी हमने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, T बराबर √2h/g होता है। T समानुपाती वर्गमूल h होगा। T1 वहां H1, T2 यहाँ H2, T1/T2 √H1/√H2 हो जाएगा विकल्प नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक, कल ही बताया था, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग होता है? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ध्यान देना। ठीक है, हार्स पावर शक्ति का मात्रक होता है, एचपी शक्ति का मात्रक होता है। ये पावर की इकाई है। और 1 एचपी में, 1 एचपी में क्या होता है? 746 वाट होता है। ये भी नोट कर लेना, 1 एचपी में 746 वाट होता है। जूल और न्यूटन मीटर दोनों कार्य के एसआई मात्रक हैं। ठीक है, तो ये सीजीएस हो जाएगा सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, सी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगला सवाल बताइए सभी लोग, अगला सवाल बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर बताइए जहां पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। सेकेंड पेंडुलम के धागे की लंबाई उस प्लेस पर बताइए जहां पर G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। इसका मतलब पृथ्वी के सतह पर ही तो होता है। कहां पर G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? तो पृथ्वी की सतह पर। कह रहा उस जगह सेकेंड लोलक की लंबाई बताइए जहां पर G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहां होता है? पृथ्वी के सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर हमने बताया था धागे की लंबाई होती है 99.3 सेंटीमीटर, यह लगभग 1 मीटर होता है। इसको अगर मीटर में बदलो तो 100 से भाग दे दो, तो 99.3 को 100 से भाग दे दो, कितना आएगा? 0.993 इतने मीटर। अगर मीटर की बात करेंगे 0.993 मीटर, इससे मिलता जुलता कौन सा है? डी ऑप्शन, 0.994 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थ की सतह पर इतना होता है। ठीक है, 0.997 नहीं होगा। अर्पित यादव गलत बता रहे हो आप, है ना।
99.3 सेंटीमीटर बताया था, 100 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा। तो लगभग मिलता जुलता कौन सा है यहां पर, ये ऑप्शन होगा, है ना। अब ये ना टिक कर देना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 99.3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर, देखो ध्यान से, यहां से कोई वस्तु 125 मीटर तक जाकर 125 मीटर तक जाकर वापस प्रेक्षण स्थान पर 5 सेकंड के उपरांत आती है, मतलब यहां से गई और वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। वस्तु का औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन अभी हमने कराया था पिछले टेस्ट में, आप लोगों को अगर याद हो, है ना। आपकी किताब का सवाल था पीछे का, तो वहां पर उसमें उत्तर गलत दिया था, पहला ऑप्शन, ठीक है, हमने बताया भी था। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। उसी प्रकार का ये भी सवाल है भाई, अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे 125 मीटर गई और 125 मीटर वापस आ जाए, जहां से चले वस्तु वहीं वापस आ जाए, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। 0 अपान समथिंग बराबर क्या होगा, 0। 0 की किसी संख्या से भाग देंगे 0। औसत वेग पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, औसत वेग होगा 0। औसत वेग होगा 0, सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी विकल्प होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक एक क्वेश्चन जितना टेस्ट कराया जा रहा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। सारे टेस्ट लगभग आप देखो 17 टेस्ट हो रहे हैं, 17 का मतलब 8 नंबर से शुरू है ना। आप समझ रहे होंगे कितने आपको क्वेश्चन एडिशनल मिल रहे हैं। एक टेस्ट में कम से कम 200 क्वेश्चन तो है ही है, 200 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है, 600 क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए, अगर आप पेपर तक 15 पेपर भी कर लेंगे, 15 पेपर और 15 दूना 3000 क्वेश्चन ये हो गया, उसके आधार पर 3 गुना 9000 प्रश्न होंगे। 9000 प्रश्न में क्या आपको 100 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका अनुभव होगा 20, 25, 30 क्वेश्चन और करने का, तो आपका सीएसए में सिलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, है ना। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है, 10 न्यूटन का बल F बराबर दिया गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल 3 सेकेंड तक, T बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक काम करता है, ठीक है, 3 सेकेंड तक काम करता है। वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी, वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी यदि प्रारंभ में वह स्थिर हो। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग बताइए, प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग बताइए। सबसे पहला पॉइंट, द्रव्यमान और बल दिया गया, त्वरण निकाल लो। द्रव्यमान और बल दिया गया, त्वरण निकाल लो। यह बराबर ma के बारे में खूब बता दिया हमने। त्वरण a बराबर हो जाएगा F अपान m होगा। F का मतलब 10, F का मतलब 10, m का मतलब 2, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। अब त्वरण का भी सूत्र पिछले चैप्टर में बताया था, v माइनस यू अपान टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या किया, क्या लिखा, प्रारंभ में वहां स्थिर है, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग कितना प्राप्त करेगी। बल दिया गया 10 न्यूटन, m का मान 2, बल और द्रव्यमान दिया गया, त्वरण निकाल लो a बराबर f अपान m से। अब v बताना, u दिया गया, त्वरण a बराबर होता v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी। यहां से a का मान कितना, 5 बराबर v, पता करना u 0 कर दो, t का मान 3 सेकेंड, 3 लिख दो, 3 पचे 15, v बराबर कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। विकल्प नंबर ए। जितने लोगों ने ये बताया बिल्कुल सही है, 15 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आसान सवाल रहा यहाँ पर। पहले द्रव्यमान और बल दिया गया था, त्वरण निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद समय दिया है, फिर प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग बताना है। पहले त्वरण निकाला, फिर a बराबर v माइनस यू अपान टी कर दिया, तो अंतिम वेग भी पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे अधिक जड़ता, जड़ता मतलब जड़त्व, सबसे ज्यादा जड़त्व किसमें है? हमने बताया था किसी वस्तु के द्रव्य की माप को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। सबसे अधिक जड़ता या जड़त्व की प्रॉपर्टी मतलब गुण किसमें है? एक कार में है कि एक ट्रक में है कि एक रिक्शा में है, एक साइकिल में है, किसके पास जड़त्व का गुण ज्यादा है? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसमें जड़त्व का गुण ज्यादा। जड़त्व हमने आपको पढ़ाया है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। तो इन चारों चीजों में ट्रक भारी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए इसकी जड़ता ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 17 नंबर। 1 न्यूटन का बल सीजीएस यूनिट में किसके बराबर होगा? एक सीजीएस में डाइन होता है, सीजीएस में क्या होता है? डाइन। सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन में कितने डाइन ये पूछा गया। 1 न्यूटन में कितने डाइन? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। सबको पता है, ये हमने पढ़ाया था। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग का मात्रक बताया था। रेखीय संवेग सदिश राशि है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक है। अब समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्रिएट ये हुई कि जैसे ये द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, सूत्र पहले m/v होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। अब वेग का होता मीटर प्रति सेकंड, होता है कि नहीं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसे न्यूटन सेकंड कहते हैं, या क्या कहते हैं? इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। अब विकल्प देखो, विकल्प ए में न्यूटन सेकंड लिखा, विकल्प ए में न्यूटन सेकंड लिखा, और विकल्प डी में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ। हमने ये नहीं बताया है कि रेखीय संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, हमने ये बताया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे न्यूटन सेकंड कह सकते हैं, जिसे न्यूटन सेकंड। अब ये डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर एग्जाम में दिया जाएगा, यूपी कैडेट में, समझ गए बात की नहीं? ये आपके एग्जाम में आएगा। तो न्यूटन सेकंड, जैसे कार्य का मात्रक पूछता है, पहला ऑप्शन कहता है जूल और चौथा ऑप्शन कहता है न्यूटन मीटर। अब जूल ना टिक करना, न्यूटन मीटर टिक करना, समझ गए बात की नहीं? क्योंकि कार्य के सूत्र से न्यूटन मीटर आता है, पहले न्यूटन मीटर आता है जिसे जूल कहते हैं। ऐसे पहले किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आता है जिसे न्यूटन सेकंड कहते हैं। ये पहले आता है, ये बाद में आता है। इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर आंसर ए और डी दोनों सही है। अगर ये ना होता तो ये सही होता, लेकिन ये है तो डी ऑप्शन सही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसी तरीके से होंगे, कंफ्यूजन वाले, ठीक है, ध्यान देना, कंपटीशन इसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो जानते ही हो, पृथ्वी की सतह पर इतना होता है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, भार बदलता है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला से होता है, भार का मापन कमानीदार तुला से होता है, स्प्रिंग तुला से होता है। द्रव्यमान को कहीं पहुंचा दो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो 10 ही किलोग्राम द्रव्यमान की रहेगी। तो अगर पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। विकल्प नंबर डी होगा, विकल्प नंबर डी होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य ध्वनि आवृत्ति जिसे सुन सकता है, देखो यहां पर सुनने वाली जो आवृत्ति होती है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग, जो श्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये श्रव्य तरंग होती है। दूसरा एक होता है अपश्रव्य, एक होता बच्चों अपश्रव्य, जिसको सुना नहीं जा सकता, ठीक है, अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। अपश्रव्य जो होता 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है।
और एक तीसरा होता है प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक। प्राश्रव्य होता है, प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक होता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति जो होती है, ये दोनों ध्वनियों को मनुष्य सुन नहीं सकता, ना तो श्रव्य को, ना तो अपश्रव्य को, ना तो प्राश्रव्य को, ना तो अपश्रव्य को। इंफ्रासोनिक इसको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक इसको कहते हैं, इंफ्रासोनिक इसको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। इन दोनों को मनुष्य सुन नहीं सकता। अपश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, प्राश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। श्रव्य जिसे सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच कौन सा है? ऑप्शन यही है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो किलो हर्ट्ज में, के मतलब किलो, एम मतलब मेगा, मेगा मतलब 10 की घात 6 और किलो मतलब 10 की घात 3 है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, इनको नहीं सुना जा सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, विकल्प नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते चलना, ये नहीं कि आंसर टिक करते जाओ, ऐसा नहीं है, एक एक प्रॉपर सोल्यूशन नोट करो और आपको हम दे देंगे इसका पेपर दे देंगे, उसका प्रिंट आउट निकालना, इसके बाद पुनः फिर से अभ्यास करना ओएमआर शीट में भर करके देखो कितना आपको आता है, कितना आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भवन की नींव बुनियाद, भवन की नींव यानी बुनियाद दीवार से चौड़ी बनाई जाती है। जो बुनियाद होती है वो चौड़ी होती है और दीवार जो होती है पतली होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? चौड़ा बनाने का मतलब है कि एरिया बढ़ाना, चौड़ा बनाने का मतलब होता है एरिया बढ़ाना। ये भी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। जब चौड़ा बनाया जाएगा तो एरिया क्या होगी? ज्यादा, और जब एरिया यहाँ पर ज्यादा होगी तो दाब क्या होगा? कम, जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो। विकल्प नंबर ए। ठीक है, जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप फिजिक्स में देख रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। ठीक है, आज का पेपर कैसा रहा फिजिक्स का? ठीक है, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी नहीं, अभी जो है केमिस्ट्री भी देख लो, फिर बताना कि कैसा रहा। ठीक है, आसान है कि नहीं सही है। ठीक है, चलो, एक वास्तविक एवं आकार से बड़ी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण सदैव छोटा, ये सदैव छोटा बनाएगा, छोटा और आभासीय है ना, छोटा आभासीय। समतल बराबर बनाता है, हमेशा बराबर और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण हर प्रकार का इमेज बनाता है। अवतल दर्पण सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर, हर प्रकार का है ना। ये अवतल दर्पण जो होता है इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, शुरुआत को के वीडियो जरूर देखिएगा। अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये अभिसारी दर्पण होता है। यहाँ विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? देखो अभी हमने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना जल का, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? अपर फिक्स पॉइंट होता है। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होता है और अपर में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कहने का मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और ये क्वथनांक होता है जल का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है। इसके समतुल्य 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमने बताया सदैव आभासीय, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। सदैव आभासीय, सीधा, वस्तु के बराबर होता है। सीधा छोटा कोई मतलब नहीं है, ये सीधा बड़ा मतलब नहीं, उल्टा बनाएगा नहीं, सीधा और समान आकार का बनाएगा।
डी विकल्प सही होगा इसका। ठीक है, 24 का डी, सीधा और समान आकार का बनाएगा, सेम साइज का। दो समतल दर्पण जो कि परस्पर समांतर रखे गए हैं, दो समतल दर्पण है बच्चों, ये परस्पर समांतर हैं। समांतर का मतलब इनके बीच का कोण 0 अंश है, समांतर का मतलब है इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। तो क्या करते हैं, 360 अंश बटे थीटा, थीटा का मान 0, समथिंग अपान 0, अनंत हो जाएगा। अनंत में से एक घटाओगे तब भी अनंत आएगा। तो लिखा समांतर है कि मध्य रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत। अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, आप लोगों ने कितना किया, कितने आप लोगों के सही गए, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। ठीक है, 25 में कितने सही गए हैं, जल्दी बताना फटाफट। 25 में कितने कर पाए, बिल्कुल सही कितने हैं। पच्चीस में कितने कर पाए, कितने आपके सही हैं। नवनीत शुक्ला, गोपाल पटेल के 16। बताइए भैया, जल्दी से बताइए फटाफट, कमेंट करके बताओ 25 में कितने सही गए आप लोगों के। ईमानदारी से कितने सही हैं। विकास पाल 21, शिवम कुमार 20, अमन सिंह 23, अजय, सत्यम 22, अभय 22। चलो बढ़िया, अगर ईमानदारी से किए हो तो अच्छा है ना, और ईमानदारी से नहीं किए हो तो भाई गलत है। जिनके जो है 15 क्वेश्चन भी सही हैं वो भी बढ़िया है, जिनके 15 सही हैं इस टेस्ट में उनके सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे क्रैश कोर्स के हैं 15 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए। ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन का काम अभी एग्जाम तक हम लोग करेंगे। 15 क्वेश्चन का काम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, केमिस्ट्री का डिस्कशन। चलिए, किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, ग्राहम का नियम नोट कर लो, ग्राहम का विसरण संबंधी नियम, ग्राहम का नियम, ग्राहम का नियम, विसरण संबंधी ग्राहम का नियम क्या होता है, किसी गैस के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, या विसरण की दर गैस के अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां पर ग्राहम का नियम नोट कर लीजिएगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम का विसरण का नियम होता है किसी गैस के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या गैस के अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर देखो, एम अनुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। यहां पर किसी गैस के विसरण की दर, विसरण की दर जैसे देखो समझ जाओ, ग्राहम का नियम है, विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है। जब बच्चों यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आपको दिख जाए, कुछ सोचना ही नहीं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिनासाइनाइड, वैसे देखते ही समझ में आ जाएगा। जब ये बड़ा ब्रैकेट आपको दिखे किसी विकल्प में तो समझ जाना ये कौन सा लवण है, ये समझ जाना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये आपका जो है संकर लवण कहलाता है, ये जटिल लवण कहलाता है, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। जब बड़ा ब्रैकेट देखना तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझना, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, संकर लवण होता है, जटिल लवण, इसको जटिल लवण कहते हैं। ठीक है, जटिल लवण, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 226 परमाणु भार है, कोई तत्व है उसका परमाणु भार कितना है। ठीक है, 226 है ना। परमाणु क्रमांक कितना है, 88 है। कितने अल्फा कण निकल रहे हैं, का कोई तत्व है, 2 अल्फा कण निकलने के बाद
प्राप्त तत्व का द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा। एक अल्फा कण अगर निकलता है, ध्यान देना, ये मान लो वाई में बदल गया। जब एक अल्फा कण निकलता है तो यहाँ 4 घटता है, यहाँ 2 घट जाता है। एक अल्फा निकलने से जब कोई तत्व एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर एक अल्फा घटाओगे, एक अल्फा निकलेगा तो 2 की कमी 86 हो जाएगा। फिर एक अल्फा और निकलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 84। इसमें जो है यहाँ पर जो है एक अल्फा से 2 की कमी, 2 अल्फा से 4 की कमी, यहाँ पर एक अल्फा से 4 की कमी, तो 2 अल्फा से कितने की कमी हो जाएगी, 2 अल्फा से यहाँ पर 8 की कमी हो जाएगी। तो 8 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। तो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या 218 और जो है परमाणु क्रमांक 84, विकल्प नंबर सी। जब कोई तत्व एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। बीटा कण उत्सर्जित करेगा, परमाणु भार नहीं बदलेगा लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। बीटा कण उत्सर्जित करने पर परमाणु भार नहीं बदलता है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। नवनीत शुक्ला गलत बता रहे हो। यहां पर एक अल्फा घटेगा, एक अल्फा से चलो हम 2 बार यहां कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये x है, यहां पर 226 है ना, 226 और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कितना दिया गया 88। एक अल्फा जब निकलेगा, एक अल्फा तो मान लो y में बदल गया, यहां 2 घटा दो ये कितना हो जाएगा 86, यहां 4 घटा दो तो 200 कितना हो जाएगा 222। फिर एक अल्फा निकाल दो, एक अल्फा निकलेगा, फिर यहाँ 2 घटेगा, ये मान लो जेड में बदल गया, 2 घटाओगे तो कितना होगा 84, यहाँ 4 घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, 218 हो जाएगा, 18 4 22, 218। तो परमाणु भार 218, परमाणु क्रमांक 84, सी ऑप्शन होगा, इसका सी है। एक अल्फा से परमाणु क्रमांक 2 घटता है, परमाणु भार 4 घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहां पर यदि किसी तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 3 हो गई, इस पे 3 प्लस लिख दो, है ना। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है, बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 संयोजकता हो गई। y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, तो y की संयोजकता 8 में से 6 घटा दो, 8 में से 6 घटा दो तो 2 हो गया, ये 2 माइनस। अब कह रहा कि इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र बताइए। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा X2Y3 बन जाएगा, X2Y3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कुल मिलाकर के 2,8,3, इसकी बैलेंसी 3 है, वहां 2,6 है, तो बैलेंसी 8 में से 6 घटा दो 2 है, तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, X2Y3 हो जाएगा सूत्र, X2Y3, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 परिभाषा है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, ये हीट में हम आप लोगों को रिवाइज कराएंगे। जिस ताप पर द्रव का वेपर प्रेशर, जब द्रव को गर्म करते हैं तो वहां से भाप निकलती है, जो भाप निकलती है वो सतह पर दाब डालती है, उसे वाष्प दाब कहते हैं। जब गर्म करते जाओ, जब वेपर वाला प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव बॉइल करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। ऐसे ताप को बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस समय वो द्रव बॉइल करना शुरू कर देगा, उस ताप को क्या कहते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट होगा क्वथनांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमने बताया भी है एक बार कि कोई द्रव तभी उबलेगा जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिस ताप पर उबलेगा उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। विशिष्ट दशाओं में
निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ, यहाँ पर बच्चों यस है और ये Cl2 है, और यहाँ पर यस Cl2 है, यस Cl2 है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यस Cl2 में सल्फर का निकालोगे, जब यस Cl2 में सल्फर का निकालोगे +2 आएगा, +2 आएगा। देखो सल्फर, देखो यस, यहाँ पर यस 2+ में बदल रहा, 0 से 2+, तो जब यहाँ 0 से +2 हो गया, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑक्सीकरण इस क्रिया को। ये घट गया, इसको कहते हैं अपचयन। इसको क्या बोलते हैं? अपचयन। यहाँ 0 से -1 मतलब अपचयन, 0 से +2 मतलब ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है इसको अपचायक कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जो अपचयित होता है वो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है, तो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो Cl2 ऑक्सीकारक है और ये सल्फर ऑक्सी अपचायक है, ठीक है। अब भाई पटेल ये ऑप्शन बता रहे हैं, क्यों बता रहे हो? यहां पर कह रहा अपचायक पदार्थ बताइए, तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है? देखो यहां पर सल्फर से सल्फर 2+ में गया है, तो ये सल्फर किसका काम किया है? सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो सल्फर अपचायक हो गया, और Cl2 का अपचयन हुआ है, ये ऑक्सीकारक। पूछा गया अपचायक, अपचायक पूछा गया है, अपचायक पूछा गया है, तो बोलो क्या आंसर होगा? अर्पित यादव Cl2 बता रहे हैं, तो Cl2 क्या ऑक्सीकारक है? Cl2 यहां पर क्या है? क्योंकि इसका अपचयन हो गया 0 से -1। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ये अपचायक सल्फर है, अपचायक सल्फर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? यहां पर अपचायक पदार्थ कौन सा है? सल्फर। क्या है में आंसर इसका फीड गलत है क्या? एक बार जरा बताना, एक बार बताना क्या आंसर इसके अलावा कोई फीड है? आप लोग सभी उल्टा आंसर बता रहे हो। सल्फर का हुआ है ऑक्सीकरण, तो इसे कहते हैं अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचायक। जिसका देखो अपचयन हुआ 0 से -1 अपचयन, इसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ये Cl2 ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। एक बार बताओ ऐप में कौन सा आंसर दिया गया है? ऐप में कौन सा आंसर है? फीड चेक करके बताओ जल्दी से। सल्फर, सल्फर का हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? अपचायक। जल्दी से बताएं सभी लोग, यही आंसर दिया गया है, ठीक है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है, तो S के ऊपर 2-, S के ऊपर 2- आ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पहले इलेक्ट्रॉन 16 थे, अब S के ऊपर 2- में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 2 18 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन 16 ही रहेंगे, 18 और 16। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। भाई S सल्फाइड आयन, S के ऊपर 2-, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, 2- आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन घटते बढ़ते नहीं है, इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से +- आता है, प्रोटॉन नहीं बदलता है। 18 और 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। गैस का अधिकतम प्रायिकतम वेग प्रदर्शित किया जाता है।
अधिकतम प्रायिकतम वेग का ये सूत्र होता है √2RT/m। 3 प्रकार का वेग याद रखना, ठीक है। गैस का जो है अगर औसत वेग पूछा जाए, क्या पूछा जाए नोट कर लो, औसत वेग, गैस के अणुओं का औसत वेग पूछा जाए तो √ होता है 8RT/m, 8RT/m। अगर जो है वर्ग माध्यमूल वेग पूछा जाए गैस का, वर्ग माध्यमूल वेग, 2 और लिख लो, वर्ग माध्यमूल वेग पूछा जाए, इसका होता है √3RT/m, √3RT/m। R को बोलते हैं गैस नियतांक, T को बोलते हैं ताप, M का मतलब गैस का अणुभार, M का मतलब गैस का अणुभार होता है। इसको याद रखना, ये तीनों सूत्र, औसत वेग, वर्ग माध्यमूल वेग, अधिकतम प्रायिकतम वेग, ये हो जाएगा सी विकल्प, सी विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34 देखिएगा। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको गमक्सीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गमक्सीन कहते हैं, गमक्सीन कहते हैं, या इसी को लिंडेन कहते हैं, इसी को लिंडेन कहते हैं, या इसी को 666 कहते हैं, BHC, ठीक है। BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। C6H6Cl6, इसका सूत्र होता है C6H6Cl6 होता है, C6H6Cl6, इसीलिए 666 कहा जाता है, इसे लिंडेन कहते हैं, 666 या लिंडेन कहा जाता है। BHC हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यूपी कैडेट में बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएगा, ध्यान देना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक 6 है तो 6वें ग्रुप का है, ठीक है। तो यहां पर तो आवर्त सारणी में इसका समूह, इसका ग्रुप पूछा गया, समूह कौन सा है, वर्ग कौन सा है, ग्रुप बताना है, 6वें ग्रुप का है। जिसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो उसी वर्ग का होता है, बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु क्रमांक यहां पर 6 है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, यहां गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, ये 6C कार्बन तो 2,4 होगा, ये 6वें ग्रुप का नहीं है, ये 4थे ग्रुप का है ना। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी वर्ग का होता है, 6 पूरे इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पर लिखा, अगर ये लिखा होता कार्बन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, किसी की बात किया जाए, और पोलोनियम है, कोई भी हो, टेलेरियम है, कुछ भी कह दिया जाए, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी तत्व के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो किस वर्ग का है, तो 6वें वर्ग का होगा। अब यहाँ कार्बन परमाणु क्रमांक दिया गया है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 6 है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2,4, तो ये 4थे वर्ग का होगा, ठीक है। यहां हो सकता है में गड़बड़ दिया गया हो, है ना, इसका आंसर होगा 4th होगा, है ना, 4th ग्रुप में होगा। इसका मतलब यह है कि कौन सा ऑप्शन होगा, बी। हाँ ये सही कर लेना, इसका जो है अभी हम अपडेट करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर कार्बन का परमाणु क्रमांक दिया गया, ऐसा नहीं है किसी तत्व के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब 6वें ग्रुप का होगा। ये बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 6 दिया गया तो 2,4 हो जाएगा, तो 4थे ग्रुप का हो जाएगा। इसका जो है आयत में सी सेव होगा, ये सी नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, इसका बी ऑप्शन। लास्ट कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वर्ग संख्या होती है। ये भी लिखवाया था हमने, किस यौगिक में सह संयोजक बंध उपस्थित है, ठीक है, सह संयोजक बंध उपस्थित है। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग नहीं काम करता है ना, 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, अब पेपर में कहीं ना कहीं 2, 4, 10 क्वेश्चन तो मिस्टेक मिलेगा ही मिलेगा। आपको यूपी कैडेट का पेपर मिलेगा तो ये ना समझना कि 100% वो आंसर वो सही ही चेक करें, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 से 12, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं, बहुत जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी बहुत रैंक पीछे हो जाती, क्योंकि वो बिल्कुल माइन्यूट चीज पकड़ करके और टिक करके आते हैं, है ना, ऊपर ऊपर नहीं पढ़े होते, उनकी रैंक गड़बड़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही हो जाता कि पता लगा जो एग्जामिनर है वो 6 समझ करके 6वां ग्रुप समझ लिया,
और जबकि 2,4 चौथा ग्रुप है। ऐसे 4-6 क्वेश्चन 10 आपको गलत मिलेंगे यूपी कैडेट में, है ना। तो उनकी चिंता ना करना, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है जितना करिए कोशिश करिए सही, क्योंकि अगर आपने अपने हिसाब से आपने सोचा कि मेरे 20 गलत हो गए हैं तो आप समझ जाना 35 गलत हुए होंगे। क्यों? क्योंकि 15 तो खुद ही गलत चेक करेंगे। 15 क्वेश्चन प्लस करके चलना, 15 क्वेश्चन वो खुद गलत चेक करेंगे और उन पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कोई प्रूफ नहीं रहता कि आपने जो है सही किया। ठीक है। अब जो बच्चे ऐप में देख रहे होंगे वो तो आंसर सी दे रहे होंगे, है ना। MgCl2, NaCl, KCl, है ना, KCl, CaCl2, CaCl2, ये सब हमने बताया था आयनिक यौगिक होते हैं। हमने कहा था इन्हीं में से कहीं कहीं टकराता है। MgCl2, NaCl, KCl म्यूरेट ऑफ पोटास होता है ना। ये आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सब आयनिक यौगिक है। और जो एथेन है, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये सहसंयोजक बंध इसमें रहता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। मोन्टू गौतम बी बता रहे हैं, बी कैसे होगा? आयनिक बंध होता है इनमें सब में, इनमें आयनिक बंध, इनमें होता है वैद्युत संयोजक बंध। जिनके जो क्वेश्चन डिस्कशन में लगे कि ऐप में गलत है उनका अपडेट करा दिया जाएगा, उसी हिसाब से रिजल्ट उनका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। एथेन C2H6, ठीक है, C2H6, इसका जो है डी ऑप्शन हम फीड करा दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन उसमें सी फीड हो, बट डी रहेगा इसका, C2H6। एक बार चेक कर ले रहे हैं, डी ऑप्शन होगा, C2H6 हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर सवाल, 37 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गंधक का अम्ल, H2SO4 होता है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं पहले। अणुभार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकाल लो। एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना हो जाएगा यहाँ? 16 दूना 32 और 16 चौके 64, ये कितना आ जाएगा? 98। अणुभार कितना आ गया? 98। और इसकी अम्ल है तो क्षारकता कितनी होगी? क्षारकता या भास्मिकता पूछा जा सकता है। ये 2 हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा, क्षारकता या भास्मिकता 2 होगा। तुल्यांकी भार बराबर होता अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार बटे क्षारकता हो जाएगा, अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार कितना है? 98, क्षारकता कितनी है? 2, कितना उत्तर आएगा? 49, ये 49 आ जाएगा। यहां पर विकल्प नंबर ए। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहां पर ए हो जाएगा, 49 हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, 98 दिखा रहा नहीं, 98 तो नहीं होना चाहिए, इसका 49 ही रहेगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो आपका 49 ही होगा, है ना। चलो ठीक है, हम उसको सही करा दे रहे हैं, अपडेट हो जाएगा आपका रिजल्ट, उसी हिसाब से अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर आपका सही है तो जब आप बिल्कुल क्लियर हो कि ये 49 है तो 49 तो होगा ही ना, 2 से भाग देना। अणुभार होता 98, यहां पर तुल्यांकी भार है 49 हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं। m/1000 को लिख सकते हैं m बटे 10 की घात 3, ऊपर जाएगा तो -3, 10 की घात -3 m। देखो लिखा है m/1000 या m/10 की घात 3, ऊपर ले जाओगे 10 की घात -3 m हो जाएगा। ये कैपिटल M का मतलब मोलरता होता है, कैपिटल M का मतलब मोलरता। HCl विलयन का pH, HCl प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का pH, ये प्रबल अम्ल है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है, H+ आयन की सांद्रता 10 की घात -3 दिया गया है ना। अब pH हमें बताना है, pH बराबर होता है -log H+ आयन, ठीक है, और आधार इसका 10 होता है, ठीक है, -log H+ आयन।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। यहाँ पर पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग आधार 10 होगा। H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात -3 लॉग m की पावर n, लॉग m टू द पावर n, n बाहर आ जाएगा n लॉग m, ये -3 यहाँ आएगा, -3 इंटू माइनस +3 और लॉग 10 बेस 10 जो यहाँ वही यहाँ उसका मान 1 होता है, 1 हो गया तो 3 इंटू 1 कितना हुआ 3। वैसे भी H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -3 है, यही पीएच होता है। माइनस छोड़ के जो वैल्यू बचेगी वही पीएच होता है, वही पीएच होता है। एक और नोट कर लेना यहाँ पर, ये फार्मूला H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 की घात माइनस पीएच, ये होता है। H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस पीएच होता है, तो सिर्फ यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा। H प्लस आयन की सांद्रता बताना, तो 10 से 10 मिल गया, माइनस से माइनस मिल गया, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा 3। पीएच बराबर कितना हो जाएगा 3। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गंधक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण